हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार एसएससी में, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। तो सारे प्रश्न का हम आपको सीरीज बाय सीरीज करा रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं और फुली डिस्कशन के साथ करा रहे हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल। वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको इसका लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलते हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट है ये 8वां पार्ट है, ठीक है, और डिस्कशन काफी बेहतर होता है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की पहला क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन का जो संख्या है 251 तक पहुंच गया है। अब 251 से लेकर के 275 तक आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में आप लोग। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दही में जो खट्टापन आता है, जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध से जो दही बनता है उसमें जीवाणु का प्रकोप रहता है, जीवाणु के कारण बनता है। तो कौन सा जीवाणु बताइए? तो दही का खट्टापन जो होता है वह किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। लेकिन आपका कभी कभी जीवाणु भी पूछता है कि दूध से दही बनाने में जो जीवाणु सहयोग करते हैं वो कौन है? तो जीवाणु का नाम हम लिख देते हैं आपको, लैक्टोबैसिलस है। क्या है? जीवाणु क्या है? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, वेसिलस, ठीक है। मतलब दही में जो जीवाणु रहता है वह क्या रहता है? लैक्टोबैसिलस रहता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो आपको सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड किसमें? ठीक है, संतरा में, या तो फिर कहिए नींबू में, या फिर नींबू में। संतरा और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो सिरका में, ठीक है। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह से कुछ और भी है, जैसे कि टमाटर है। तो टमाटर में अगर आपसे पूछेगा कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि बताइए सेव में, है ना, एप्पल में, सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक। सेव में कौन सा एसिड? तो मैलिक, मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछता है चींटी के बारे में, ठीक है, कि चींटी में, चींटी कहिए, चींटी कहिए, और किसमें? तो आपको चींटी कहिए या फिर बिच्छू में, है ना, बिच्छू। तो बिच्छू में जो पाया जाता है वह जो है आपको फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है ये सभी। यहां से आपको किसी न किसी एक से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन चले। अगला कह रहा है डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह किसको मापने के लिए? क्या प्रकाश की तीव्रता, या ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, या रेडियो तरंगों की बारंबारता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, डेसिबल किसको मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापते, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं तो इसको लक्स मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लक्स मीटर से, लक्स मीटर से। वहीं पर ऊष्मा की तीव्रता को अगर हम बात करते हैं तो ऊष्मा की तीव्रता जो मापता है वह कैलोरी मीटर से मापता है। कैलोरी, कैलोरी मीटर से मापा जाता है, कैलोरी मीटर से मापा जाता है, ठीक है, ओके। और ऊष्मा एक होता है अति उच्च ऊष्मा, अति उच्च ऊष्मा। तो यहां पर हम पॉइंट बना के लिखते हैं अति मतलब अत्यधिक,
अति उच्च ऊष्मा, उच्च ऊष्मा को जो हम लोग मापते हैं वह किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से। किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। पायरोमीटर से। अति उच्च ऊष्मा मतलब जैसे कि सूर्य का प्रकाश मापना हो, सूर्य का प्रकाश, सूर्य में कितना ऊष्मा है? बहुत सारा है। तो सूर्य का प्रकाश को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि भारत, जैसे कि डेसिबल है, ध्वनि है, तो ध्वनि, भारत में जो मानक ध्वनि रखा गया, ध्वनि की सीमा रखा गया है, तो कितना रखा गया है बताइए? भारत में मानक ध्वनि, भारत में, यहां पर लिखते हैं भारत में, भारत में मानक, मानक ध्वनि जो है, जिसको ऑडिएबल कह सकते हैं, ध्वनि कितना रखा गया है? तो 55 डेसिबल रखा गया है। कितना रखा गया है? 55 डेसिबल रखा गया है। मानक, भारत में मानक जो ध्वनि है वह कितना डेसिबल है? तो 55 डेसिबल है। ऐसे मनुष्य जो है लगभग 80-85 तक जो है सुन लेता है, लेकिन 85 के बाद जैसे ही जाएगा तो मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन उसको जो है ध्वनि काफी ज्यादा जो है रिएक्ट करेगा शरीर में। तो मानक जो ध्वनि है वह कितना है? 55 डेसिबल है। कितना ध्वनि है? तो 55 डेसिबल ही रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बोल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि वायुमंडल में 5 गो परत है। वायुमंडल में, वायुमंडल, वायुमंडल में कितने परत है? तो 5 परत है। 5 परत है। वायुमंडल में कितने परत है? तो 5 परत है। ठीक है, तो पहला परत की अगर हम बात करते हैं, क्षोभ मंडल है, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ठीक है, उसके बाद आपको देखते हैं समताप मंडल है, समताप मंडल है, समताप मंडल है। तीसरा की बात करते हैं तो मध्य मंडल है। क्या है? तो मध्य मंडल है, मध्य मंडल है, मध्य मंडल है। चौथा की बात करते हैं हम लोग तो ये आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल, आयन मंडल हो जाएगा। और पांचवा जो है ये बाह्य मंडल है। क्या है? तो बाह्य मंडल है, बाह्य मंडल है। इसी पांचों मंडल से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसका इंग्लिश नेम भी याद रखेंगे, जैसे कि ये इंग्लिश नेम पूछ दिया है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्या पूछ दिएगा? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? समताप मंडल को हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटो, स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, और मध्य मंडल को हम लोग मीजोस्फेयर कहते हैं, मीजोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, मीजोस्फेयर कहलाता है। और आयन मंडल की बात करते हैं, इसको थर्मोस्फेयर कहते हैं, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, और बाह्य मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है एक्सोस्फेयर कहते हैं। क्या कहता है? एक्सोस्फेयर, है ना। ये इंग्लिश नेम जो है इसको क्या करना है? तो रट जाना है। इसको क्या करना है? तो रट जाना है। ठीक है, यहाँ पर मीसो कर दीजिएगा, है ना, मीसो ऐसे पढ़ा जाता है, मीजो, लेकिन मीसो कर दीजिएगा। ठीक है, तो वायुमंडल में टोटल कितने परत है? 5 परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपो, स्ट्रेटो और मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर। और उसके बाद आयन मंडल में थर्मोस्फेयर और वायुमंडल को एक्सोस्फेयर। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर देखिए कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है, तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे निचला है। ठीक है, सबसे क्या है? निचला है, सबसे निचली परत है। ठीक है, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ठीक है, और फिर ये आया। ठीक है, तो सबसे जो ऊपर है आपको वायुमंडल है। ठीक है, तो ये पांचों को आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ इसमें और भी बातें ध्यान में रखना है कि जैसे कि क्षोभ मंडल में वर्षा,
वर्षा हो गया, आंधी तूफान हो गया, वर्षा, आंधी तूफान, आंधी तूफान, वर्षा आंधी तूफान का जो घटना होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। समताप मंडल की बात करते हैं तो यहां से आपको एक प्रश्न पूछता है कि जो ओजोन लेयर है, जो पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी पर रोकती है, तो ओजोन जो लेयर है वो किस मंडल में आता है? समताप मंडल में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें याद रखिएगा। ओजोन, ओजोन जो परत है, ओजोन परत आपको किस मंडल में अवस्थित है? तो समताप मंडल में है। किसमें? समताप मंडल में है। ठीक है। आयन मंडल की हम बात करते हैं तो इसको जो है संचार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। संचार, संचार मंडल मतलब जो उपग्रह वगैरह जो छोड़ा जाता है, प्रक्षेपास्त्र किया जाता है, तो ये आयन मंडल में ही अवस्थित रहता है। कहाँ रहता है? तो आयन मंडल में अवस्थित रहता है। ये तीनों जगह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आपको इसमें ध्यान में रखना है। और ये इंग्लिश नेम तो बहुत ही जरूरी है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। 54 नंबर, 254 नंबर कह रहा है कि कैल्शियम की आवश्यकता किसमें होती है? ये चारों में से देखना है कि कैल्शियम की आवश्यकता किसमें होती है। तो क्या मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों की विकास में, या इनमें से सभी? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा हड्डियों के विकास में। कैल्शियम की आवश्यकता कहाँ होती है? तो हड्डियों के विकास में होती है। ठीक है। बात करते हैं हड्डियों में। तो हड्डियों में जो है, हड्डियों में, हड्डियों में है ना, कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस, कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है, पाया जाता है। इसको ध्यान में रखना है कि हड्डी में क्या क्या पाया जाता है। तो आपको कैल्शियम, उसके साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि हड्डियों में क्या होता है, तो हड्डियों में, हड्डियों में जो है, हड्डियों में ट्राई, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट पाया जाता है, पाया जाता है ना? क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में आपको क्या पाया जाता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। हड्डियों के विकास के लिए, विकास हेतु, विकास हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी, विटामिन, विटामिन डी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जो हमें धूप से प्राप्त होती है ना? आसानी से हमें धूप में मिल जाती है। सुबह उठ के 8 बजे 9 बजे आपको धूप में चले जाना है, आपको विटामिन डी की प्राप्ति मिल जाएगी और उससे हड्डियां भी मजबूत होगी। तो हड्डियों का जो विकास के लिए किसकी, कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। बात करते हैं डी का, इस डी का बात करते हैं। तो इस डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल है। क्या नाम है? तो कैल्सीफिरोल है, कैल्सीफिरोल है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? तो कैल्सीफिरोल है। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल है। ठीक है। तो ये बातें थी आपको हड्डियों से संबंधित। और भी पॉइंट है, जैसे कि सबसे, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी, मनुष्य की, मनुष्य की सबसे, है ना, सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी आपसे पूछता है, बड़ी जो हड्डी है वह कौन सा है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है आपको कौन है? तो जांग की हड्डी है। किसका हड्डी है? तो जांग की हड्डी है। और जांग की हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है। क्या नाम है? तो फीमर है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। ठीक है। तो हड्डियों, मनुष्य की सबसे बड़ी जो हड्डी है, ठीक है, हड्डी है, वह जांग की हड्डी है, जो कि क्या है? तो फीमर है। उसका क्या नाम है? फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी जो है, ये यहाँ पर एक पॉइंट और देते हैं,
मनुष्य की सबसे छोटी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, स्टेपीज, है ना। कान की हड्डी होता है, कान की हड्डी, कान की हड्डी होता है जिसका नाम है अस्टेपीज, अस्टेपीज, ठीक है, अस्टेपीज होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इतने सारे पॉइंट को। ओके, चले अगला क्वेश्चन पर। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर और कुछ कमेंट भी कर दीजिए कि सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? पिछले क्लास में भी मैंने कितने बार बताया है कि जल में जो घुलनशील विटामिन है, जल में, है ना, जल में घुलनशील, घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन जो है वह मात्र 2 गो है। कितना है? तो 2 गो है। और जल 2 अक्षर का नाम है, और ये भी हो जाएगा बी और सी, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है जल में क्या है, तो घुलनशील है, ठीक है। बात करते हैं शेष विटामिन का। तो शेष जो विटामिन है, शेष विटामिन, शेष विटामिन में कौन कौन बच गया? तो ए बच गया, आपको डी बच गया, आपको ई बच गया, के बच गया, ये सभी, है ना, वसा में घुलनशील है। किसमें है? तो वसा में घुलनशील है, घुलनशील है। दोनों बातें ध्यान में रखना है, जल में घुलनशील 2 गो विटामिन, बाकी जो बच गया वसा में घुलनशील हो गया, ठीक है। क्या हो गया? वसा में घुलनशील हो गया। विटामिन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो विटामिन की खोज के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने किया था। विटामिन की खोज, विटामिन की खोज जो किए थे वो फंक ने किए थे। किसने किए थे? फंक, फंक ने। वो कब किए थे? तो 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में किए थे। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किए थे, ठीक है। ये था आपको विटामिन के बारे में। विटामिन सी का, इसका रासायनिक नाम अगर देखा जाए, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम जो है वह क्या है? एस्कार्बिक एसिड है ना, एस्कार्बिक, एस्कार्बिक एसिड है, एस्कार्बिक एसिड। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि खट्टे चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा तीता, है ना, तीते चीज में भी विटामिन सी पाया जाता है, जैसे हरा मिर्च, हरा मिर्च हो गया, अमरूद हो गया, इस सब में भी विटामिन सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विटामिन ई की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक, रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ये सब बातें आपको ध्यान में जरूरी याद रखना है, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल है। उस विटामिन डी का बता ही दिए थे, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। और विटामिन डी का जो है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल है। तो ये सब बातें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, नोट्स के रूप में आपको इसको एक बार रिकॉल कर लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निश्चित होती है? ठीक है, जैसे बैठक होता है ना, जैसे सत्र होता है, जैसे विधानसभा सत्र चलता है, लोकसभा सत्र चलता है, तो उसी तरह से ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का बीच बैठक होता है, सत्र का ये, ठीक है। तो उसमें जो बैठक की जो बीच की अवधि का जो अंतर होता है वह कितना होता है? तो 3 महीना होता है। कितना होता है? 3 महीना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोकसभा का, किसका? लोकसभा का, है ना, लोकसभा का बात करते हैं या फिर विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा, है ना, लोकसभा सत्र विधानसभा सत्र चलता है ना, तो लोकसभा या विधानसभा सत्र की बीच की अवधि, बीच की अवधि, है ना, का अंतर जो होता है वह 3 महीना नहीं बल्कि 6 महीना होता है। अंतर कितना महीना का होता है? 6 माह का होता है। लेकिन ग्राम पंचायत में जैसे आइएगा तो आपको 3 महीना मात्र, कितना महीना?
तो 3 महीना होना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा विधानसभा सत्र की अगर बात करते हैं तो 6 माह हो जाता है। कितना माह हो जाता है? 6 महीना हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था की। तो पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था व्यवस्था ठीक है, ये हीरो है, ठीक है। ये क्या है? पंचायती राज व्यवस्था हीरो है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो इसको जो है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, संवैधानिक अधिकार जो दिया गया, अधिकार, ठीक है, अधिकार जो दिया गया है वह कब दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक अधिकार दिया गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसको लागू कब किया गया था? लागू, तो लागू की अगर हम बात करते हैं तो इसको किया गया था आपको 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1973 को लागू किया गया। सॉरी 73 लिख रहे हैं, 93 हो जाएगा, ठीक है। 1993 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। आपसे यहाँ पर एक पॉइंट पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार 73वां संशोधन 1992 द्वारा किसके सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो आपको बताना है ना, एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर, एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर संवैधानिक अधिकार दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को, तथा उसको लागू किया गया था कब? 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। ओके, तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। आपको यह भी बात रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह भारत में हमारा कितने स्तरीय चलते हैं? तो त्रिस्तरीय चलता है, त्रिस्तरीय चलता है। त्रिस्तरीय में अगर देखा जाए तो आपको पहला नंबर अगर देखा जाए तो ग्राम स्तर पर, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो आपको ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा की बात करते हैं तो ये जिला स्तर पर चलता है। ये त्रिस्तरीय है ना, पार्टिसिपेट में चलता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो जब तक बोर्ड भर ना जाए, जब तक डिस्कशन रुकने वाली नहीं है। करा कृष्णा हो गया, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र तथा नर्मदा का उद्गम स्थल है। उद्गम मतलब जहां से निकलता है, मुहाना जहां रहता है। तो बात करते हैं कृष्णा का, तो कृष्णा का जो उद्गम है वह महाबलेश्वर है, ठीक है। गोदावरी का जो उद्गम है वह नासिक है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है शांगपो है ना, और तथा नर्मदा का जो उद्गम है वह अमरकंटक है। वह क्या है? अमरकंटक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, थोड़ी सी ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं क्योंकि आपके परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस नदी की लंबाई की बात करते हैं कि लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है वह कितना है? 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। इसी नदी की भारत में है ना, भारत में अगर देखा जाए, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में लंबाई, तो भारत में लंबाई अलग है इसका 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर है, क्योंकि ये चीन के तिब्बत से निकल करके आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र यह जो है यह 3 देशों से हुआ गुजरती है। यह 3 देश से गुजरती है। कितने देश से गुजरती है? 3 देश से गुजरती है ना। आपको तीनों को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ब्रह्मपुत्र जो है किस देश से गुजरती है या किस देश से गुजरती नहीं है। तो आपको तीनों याद रखना है। तो पहला की अगर हम बात करते हैं तो पहला हो गया आपको चीन, है ना।
दूसरा हो गया भारत से, और तीसरा की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ये तीनों देशों से ये गुजरती है आपको ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब भारत में जब गुजरती है तो यह 916 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र से संबंधित और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इसको चीन में, है ना, चीन में जो नाम है, चीन में सांगपो कहा गया है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है? सांगपो, सांगपो कहा जाता है, कहा जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो भारत में, है ना, तो भारत के असम में, भारत के असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, दिहांग, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, दिहांग कहा जाता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एनीवे कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करा कि अगला क्वेश्चन है, करा अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में, है ना, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? गणपूर्ति, है ना, गणपूर्ति मतलब कोरम, तो गणपूर्ति की बात करते हैं तो कम से कम 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। गणपूर्ति 7 होना चाहिए, तभी जो है सभा का जो है शुभारंभ होगा। ग्राम कचहरी में जो कचहरी लगता है, ग्राम कचहरी में, उसमें जो सुनवाई होती है, तो सुनवाई में जो है कम से कम 7 गो रहना चाहिए गणपूर्ति में, नहीं तो सुनवाई आरंभ बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, या फिर विधानसभा जो चलता है, उसमें सत्र में जो गणपूर्ति होना चाहिए उसमें 10% होता है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं केंद्र में, ठीक है, केंद्र नहीं, लोकसभा, लोकसभा कहिए, सब एक ही बार दे देते हैं, या राज्यसभा कहिए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा में, है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर विधानसभा में, विधान सभा में, या तो फिर विधान परिषद में, या फिर विधान परिषद में, ठीक है। केंद्र में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा होता है, और राज्य में विधानसभा होता है, और कहीं कहीं विधान परिषद भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब जगह क्या चलता है? सत्र चलता है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी कार्रवाई शुरू होने से पहले इसमें गणपूर्ति होता है, और गणपूर्ति के लिए जो उपस्थित सदस्य है उसका कम से कम 10% सदस्य जो है उपस्थित रहना चाहिए, ठीक है। तो इस सभी में गणपूर्ति हेतु, गणपूर्ति हेतु कितना प्रतिशत चाहिए? तो 10% चाहिए। टोटल सदस्य का 10% अगर रहेगा तभी जो है ना, कार्रवाई होगा, जैसे लोकसभा का होगा, जो भी है, ठीक है। तो 10% कम से कम होना चाहिए। ये जो गणपूर्ति का जो वर्णन है, इसका जो वर्णन है गणपूर्ति अनुच्छेद, वर्णन जो है, वर्णन है वह कितना में है? तो अनुच्छेद 100 में है, अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 में क्या है? तो गणपूर्ति का वर्णन किया गया है, गणपूर्ति का, ठीक है। गणपूर्ति से संबंधित आपको एक चीज और है, जैसे कि बौद्ध संगीति होती थी, बौद्ध, प्राचीन काल में बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति में भी आपको क्या चलता था? गणपूर्ति चलता था। तो बौद्ध संगीति में भी 10% गणपूर्ति चलता था, मतलब बिना 10% रहने जो है बौद्ध संगीति नहीं होता था। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है गणपूर्ति से संबंधित। लेकिन यहाँ पर ग्राम कचहरी है, तो ग्राम कचहरी में कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7, ठीक है। आ रहा है अगला क्वेश्चन, करा ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, ठीक है। ग्राम सभा का ये पावर है कि वह निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, ठीक है, मतलब किससे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य
नहीं हो, ग्राम पंचायत का बिल्कुल सदस्य नहीं हो, उसी से किया जा सकता है निगरानी, क्या था, है ना, निगरानी समिति का गठन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम सभा के सदस्य ना हो, मतलब सदस्य नहीं रहना चाहिए, अदर व्यक्ति होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। बात समझिएगा, ग्राम पंचायत के जो चुने हुए सदस्य हैं उप मुखिया का चुनाव करता है। एक तो मुखिया राज्य करता है, उसके नीचे सहायक के लिए उप मुखिया भी रहता है। तो उप मुखिया का चुनाव कौन करता है? ग्राम पंचायत के जो चुने हुए सदस्य रहते हैं वो करते हैं, का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान होगा, है ना, तो मुखिया मतदान होगा, ये गलत बात है। ठीक है, यही तो गलत है, नहीं है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया जो है मतदान बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं मुखिया, तो ये जो है ग्राम स्तर पर जो मुखिया, ग्राम स्तर पर क्या होता है? मुखिया होता है। गांव का प्रधान क्या होता है? मुखिया होता है। तो मुखिया की बात करते हैं, तो मुखिया का जो उम्र होना चाहिए, मुखिया बनने का उम्र, मुखिया बनने का, तो बनने का जो उम्र होना चाहिए 21 वर्ष चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, और ग्राम पंचायत के सदस्य भी 21 वर्ष के लिए, ठीक है, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। इसको अगर त्याग पत्र देना है ना, त्याग पत्र, तो त्याग पत्र जो है कितने दिन में स्वीकृत होता है? तो 7 दिन में, 7 दिन में स्वीकृत हो जाता है। ठीक है, आवेदन देने के उपरांत 7 दिन में स्वीकृत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। मुखिया स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? मुखिया अगर त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको देगा? यही तो पूछ रहा है। तो ये देगा जिला पंचायत राज अधिकारी को, जिला पंचायत राज अधिकारी को, जिला पंचायत राज अधिकारी को। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित है? तो दल बदल जो संबंधित है वो आपको है 10वीं अनुसूची। कौन है? 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसको 52वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है ना, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें दल बदल विरोधी कानून, विरोध जो भी कहिए, कानून लाया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए अनुसूचियों की, तो पूर्व में जो अनुसूची थी, वो कितना थी? तो पूर्व में जो अनुसूची थी 8 गो है। ठीक है, अगर देखा जाए वर्तमान में जो अनुसूची है वह कितना है? 12 है। ठीक है, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ये सब क्या किया गया? ऐड किया गया है। ठीक है, तो 8 से 12 कैसे बना बताइए? 8 के बाद तो 9वां जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूची में तो जमींदारी उन्मूलन है। जमींदारी भूमि सुधार जिसको कहते हैं, जमींदारी उन्मूलन कहिए या फिर भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार को ऐड किया गया। ठीक है, 10वीं की अगर हम बात करते हैं, 10वीं अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची अभी जस्ट पढ़े आप, दल बदल है ना, दल बदल को जोड़ा गया है। दल बदल है ना, विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून को ऐड किया गया 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? तो आपको 11वीं अनुसूची में ही पंचायती राज व्यवस्था है। क्या है? तो पंचायती राज
व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। और 12वीं अनुसूची यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। वह किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में संबंधित है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो 8 से 12 कैसे बना, ये बातें आपको समझ में आ गया। 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अगला चले, धन विधेयक को विधान परिषद को रोकने उपरांत कितने दिनों बाद विधेयक दोनों सदन से पारित माना जाएगा, ठीक है। धन विधेयक समझते हैं। तो धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसको निचली सदन में पेश किया जाता है, धन विधेयक को। तो निचली सदन में कौन हुआ, राज्य में अगर निचली सदन देखा जाए तो विधानसभा हुआ। अगर केंद्र में देखा जाए निचली सदन क्या हुआ, तो लोकसभा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले पेश किया जाता है निचली सदन में, और उसके बाद उच्च सदन में भेजा जाता है। जैसे केंद्र में भेजा जाएगा तो राज्यसभा में, राज्य में भेजा जाएगा तो विधान परिषद में। लेकिन वही ऊपरी सदन अगर 14 दिन तक कोई प्रतिक्रिया अगर नहीं देता है तो 14 दिन के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है उसको पारित मान लिया जाता है। तो वही कह रहा है कितना दिन में, तो 14 दिन में। कितना दिन में, 14 दिन में, ठीक है। अब बात करते हैं धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक, तो धन विधेयक पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाँ धन विधेयक को, ठीक है, धन विधेयक को हीरो बनाते हैं आज, धन विधेयक, ठीक है। तो धन विधेयक है ना, पेश, धन विधेयक को पेश निचली सदन में किया जाता है, ठीक है। और निचली सदन क्या हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे कि केंद्र में हो गया लोकसभा हो गया, और राज्य में हो गया विधानसभा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पारित करके उच्च सदन में भेज दिया जाता है, मतलब राज्यसभा या तो फिर विधान परिषद में भेज दिया जाता है। अगर वहां 14 दिन तक प्रतिक्रिया नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक मान लिया जाता है। धन विधेयक से अनुमति, धन विधेयक जब पेश होता है तो उससे पहले अनुमति लिया जाता है। तो अनुमति की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र में जो अनुमति लिया जाएगा वह राष्ट्रपति से, और राज्य में जो लिया जाएगा वह राज्यपाल से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा, राज्यपाल से। तो राष्ट्रपति कहिए या राज्यपाल कहिए, केंद्र और राज्य, ठीक है। कोई विधेयक है ना धन विधेयक है कि नहीं, यहां लिखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण जो करता है केंद्र में अगर देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। या राज्य में अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष। ये दोनों हम इसलिए जोड़ करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बता रही समझ में, अगर समझ में आ रही है तो एक बार जो है कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और ये जो धन विधेयक पारित करने की विधि है ना, पारित करने की विधि की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद कितना में वर्णित है, 198 में, अनुच्छेद 198 में है कि धन विधेयक को पारित कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सब बातें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य पहले था नहीं, इसको संविधान में संशोधन करके समावेश किया गया है।
तो ही पूछ रहा है कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी समय लेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है। मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसे रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है, रूस से लिया गया है। इसको जो ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, इसको जो जोड़ा गया है संविधान में, जोड़ा गया है 42वां संशोधन, 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 है ना, 76 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य को जोड़ा गया, कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। ये तो बातें समझ में आ रही है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया कि एक आम इंसान का जो मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। लेकिन बाद में फिर से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन है ना, खूब पूछता है इस सब एग्जाम में। 86वां संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया। अब आपको ये पता नहीं है, 11वां मौलिक कर्तव्य से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, ये क्या था, तो प्राथमिक है ना, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, बच्चों की निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा जोड़ा गया है ना। ये बातें जो है आपको 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है। और आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, है ना। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिफारिश पर। ओके, सिफारिश पर जो इसे जोड़ा गया था। ओके, अगला चले। अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है, तो इस संस्था जो पूछ रहा है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताया भी हूँ। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वो आपको नगर पालिका से है। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। तो नगर पालिका मैंने बताया था कि नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, तो नगर पालिका का जो वर्णन है, वर्णन की अगर हम बात करते हैं तो आपको अनुसूची सबसे पहले अगर देखा जाए तो अनुसूची कितना में है, 12 में है, 12 में है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग इसका जो वर्णन है, भाग अगर पूछेगा कि संविधान भाग के भाग कितना में है, तो भाग अगर पूछे तो 9 के ए में है। ठीक है, 9 में आपको भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन 9 के ए में जोड़ा गया है क्या, तो नगर पालिका। क्या जोड़ा गया है, नगर पालिका। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं भाग 9, तो भाग 9, यहाँ पर जो भाग 9 है, भाग 9 ठीक है, और भाग 9 अगर पूछेगा तो ये पंचायती राज से हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नगर पालिका की बात करते हैं तो ये जो है आपको अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णन है, तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है ना, जेड जी तक है ना, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है
ये 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ओ तक है ना, ये भी बातें ध्यान में रखना है। ओके, तो नगरपालिका की बात करते हैं तो इसमें जो कुल है, कुल कितना है, तो कुल 18 विषय है। कुल कितना है, तो 18 विषय पर जो है काम किया जाता है, 18 विषय पर काम किया जाता है नगरपालिका के द्वारा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, तो कुल 29 विषय है। कितना विषय है, 29 विषय है ना। दोनों को कोऑर्डिनेट करके बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले यहाँ पर नोट करना है कि सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना हुआ था, नगर निगम की स्थापना वो आपको मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था स्थापना, तो मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1688 ईस्वी में, 1688 में, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ। पटना नगर नगर निगम की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त 1952 को हुआ था। 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो ये थे आपको गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको शॉर्टकट में जीबी मावलंकर भी कहते हैं। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गणेश वासुदेव मावलंकर का जो कार्यकाल अवधि था 1952 से लेकर के 1956 तक था, 1952 से 56 तक था, ठीक है। आपसे पूछता है कि बताइए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। प्रथम आम चुनाव, तो प्रथम जो आम चुनाव हुआ था ये हुआ था 1951-52 में, 51-52 में हुआ था। और इस प्रथम आम चुनाव में जो है प्रथम आम चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो सीटों की संख्या, हाँ, 489 सीटों में से 364 सीट जो है कांग्रेस से आया था। प्रथम आम चुनाव में 489 सीट में से 364 सीट, ठीक है, सीट जो है कांग्रेस को आया था, कांग्रेस का था, जो कि कुल मतों का 45% था, ठीक है। जो यहीं पर लिख देते हैं, जो यहाँ पर कभी परसेंटेज पूछेगा कि बताइए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का जो सीट था कुल चुनाव का कितना था, तो 45%, ठीक है। जो कुल मत का 45% था, 45% था, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। 489 सीट में से 364 सीट जो है कांग्रेस ने लाया था। और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे भारत के, स्वतंत्र भारत के, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है। क्या कह रहा, ऊपरी सदन, तो ऊपरी सदन मैंने बताया था राज्य में विधान परिषद होता है। तो देखिए विधान परिषद जो है मात्र 6 राज्य में है। विधान परिषद मात्र जो है 6 राज्य में है, 6 राज्य में है, 6 राज्य में है। वो 6 राज्य में कौन कौन है, तो पहला ले लीजिए ना, यूपी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, है ना, अपना बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपको महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, और इसी से कट के बना है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का जो
अलग राज्य बना था वह 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये 6वें राज्यों में जो है आपको द्विसदन वाला जो है ना है, मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ओके, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये बताना है कि कहाँ पर विधान परिषद नहीं है या पर कहाँ पर है। ठीक है, दोनों बातें पूछा जाता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो विधान परिषद 6 राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसको याद रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ, है ना, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर कारण नहीं है, तो देखिए महाराष्ट्र में है ये, उत्तर प्रदेश में है ये, बिहार में है ये, पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, तो राज्यसभा की कितनी सीट है ना, आज के बाद भुला जाना है कि भुलाना है, तो 16 सीट है। ठीक है, बात करते हैं बिहार की। ठीक है, तो बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में विधानसभा सीट कितना है, ये भी तो पूछ सकता है आपसे। तो विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 243 है, 243 है। अगर आपसे पूछे विधान परिषद का, विधान परिषद, तो विधान परिषद विधानसभा का 1/3 होता है, तो वही 75 होता है, कितना होता है, 75 होता है। अगर आपसे पूछे कि बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, राज्यसभा, तो राज्यसभा जो आपको 16 है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा जो है आपको कितना है, 40 है। ठीक है, और भी कोई सीट होता है नहीं। ठीक है, तो बिहार में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा सब तो हो ही गया है। ठीक है, बिहार की बात करते हैं तो इसकी जो आबादी है, आबादी नहीं, पहले क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, इसकी जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है ना। बात करते हैं बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम जो है 345 है। ठीक है, 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है। और अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से जो पश्चिम है वह 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। ध्यान से थोड़ा सा हट गया था, तो उत्तर से दक्षिण 345, जबकि पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। बात करते हैं इस बिहार की चौहद्दी के बारे में। ठीक है, चौहद्दी के बारे में, तो उत्तर में जो है कौन है, नेपाल है, उत्तर में नेपाल है। ठीक है, दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में आपका झारखंड है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है। बात करते हैं पश्चिम पूरब की, तो पूरब में तो ऐसे भी याद रहेगा, है ना, पूरब में बंगलिया। और पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ये चौहद्दी हो गया हमारे बिहार की क्या हो जाएगा, चौहद्दी हो गया है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार जो है क्षेत्रफल में 13वां राज्य है, 13वां राज्य है। और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में कितना है, तो तीसरा है ना, जनसंख्या में जो है तीसरा राज्य है। तो इतना याद रखना है। बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वह 9 है। बिहार में जो प्रखंडों की संख्या है 534 है। बिहार में आपको अनुमंडल की जो संख्या है 101 है। ये सारा बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना में बिहार की आबादी है, तो बिहार की जो आबादी है लगभग जो है आपको 10.41 करोड़ है ना, 10.41 करोड़ है। इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, और बिहार के बारे में अभी मैंने बहुत सारा चीज बताया, जैसे कि बताए थे कि बिहार में जो प्रखंड है,
तो प्रखंड जो है 534 गो है। ठीक है, बिहार में जो अनुमंडल है, अनुमंडल वो कितना है, 101 है। ठीक है, बिहार में जो प्रमंडल है, प्रमंडल वो कितना है, 9 गो है। ठीक है, प्रमंडल कितना है, 9 गो है। ओके, ये बातें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होना चाहिए। मतलब विधानसभा जो होता है निचला सदन, सॉरी निचला सदन, हाँ, और विधान परिषद ऊपरी सदन, तो कह रहा विधान सभा के कितना तिहाई सदस्य विधान परिषद में होता है, तो 1/3। कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, ऊपरी सदन कहने का मतलब क्या हुआ, विधान परिषद, विधान परिषद हुआ। ठीक है, विधान परिषद है ना, विधान परिषद जो है ये भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है, नहीं होता है। विधान परिषद जो है 6 राज्य में है, 6 राज्य के नाम अभी बताए थे, है ना, 2 गो पीछे बताए थे ना, तो 6 राज्य में है, कहाँ कहाँ, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विधान परिषद का जो गठन है, उसका जो गठन है अनुच्छेद 169 में है ना, गठन और विघटन 169 में। इसका जो गठन का जो शक्ति है, शक्ति है किसके पास है, तो संसद के पास है, संसद है ना, संसद के पास है कि विधानसभा बना भी सकता है और इसको हटा भी सकता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। विधान परिषद के जो सदस्य रहता है उसका जो है 2 साल में जो है, 2 साल में 1/3 सदस्य को जो है चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में कुल कितने जिला है, ये सब क्वेश्चन है, ये 38 जिला है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 38 जिला है। ठीक है, 38 जिला है, बिहार राज्य में कितने जिला, 38 गो है। अगला, अच्छा जिला की बात आई है तो बिहार राज्य में, बिहार राज्य में पुलिस जिला अगर पूछेगा तो कितना बताइएगा, पुलिस जिला, पुलिस जिला, तो पुलिस जिला 40 गो है, पुलिस जिला कितना है, 40 गो है। ठीक है, लेकिन जिला का गो है 38 गो, पुलिस जिला अगर पूछेगा तो कौन है, 40 गो है। अगला, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा साझा करती है, तो डुरंड रेखा जो है कि अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, कुछ और भी रेखाएं हैं जैसे कि मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा है ना, जो किसके किसके बीच में है, तो भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारण करता है। दूसरा की बात करते हैं मैगी नोट रेखा, मैगी नोट रेखा, तो मैगी नोट रेखा जो है आपको जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा निर्धारण करता है। ठीक है, आपको पूछता है माइनर हिम रेखा, माइनर हिम रेखा। ठीक है, तो किसके किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, माइनर हिम रेखा, माइनर हिम रेखा। आपसे पूछता है 17वीं समानांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, तो ये आपको उत्तरी वियतनाम से, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, एक होता है 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर, समानांतर रेखा, तो ये आपको उत्तरी कोरिया को, उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से, है ना, दक्षिणी कोरिया का जो सीमा का निर्धारण करता है। एक होता है 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, तो ये करता है आपको यूएसए को कनाडा से, यूएसए को कनाडा से, कनाडा से। ठीक है, तो इतना सारा रेखा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्लास अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो एक बार अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम पढ़े तो दिल भी गदगद हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर जो होता है उसको ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ल्यूकेमिया। ठीक है,
कैंसर, कैंसर की बात आती है तो कैंसर का जो अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन, अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर में क्या होता है? जो बॉडी का सेल है, मतलब कोशिका है, कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि, है ना, कैंसर होता है। कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि, कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि, है ना, ये क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। क्या? तो कैंसर कहलाता है, कैंसर कहलाता है। ठीक है। हेमोफीलिया की बात करते हैं तो यह एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग। इसके बारे में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो यही हेमोफीलिया है। एनीमिया की बात करते हैं तो ये जो है आपको लोहा की कमी से होता है। लोहा की कमी से, शरीर में लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग होता है। अगला, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। अभी 2-4-5 क्वेश्चन पहले बताए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको 3 देशों से गुजरता है, चीन, भारत और बांग्लादेश से। ठीक है, तो चीन है, बांग्लादेश से, भारत है, तो म्यांमार नहीं ना होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के बारे में बताए थे कि इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत में लंबाई अगर पूछेगा, भारत में लंबाई, तो भारत में जो लंबाई है वह कितना है? 916 किलोमीटर है। ठीक है, इसको चीन में, है ना, चीन में सांगपो कहते हैं, सांगपो कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तथा उसी तरह से अगर देखा जाए असम में क्या कहा जाता है? असम में, तो असम में जो है आपको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, आपको अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसमें आपको दिहांग कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है ब्रह्मपुत्र से संबंधित। अब ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है चीन के, है ना, चीन के स्थित तिब्बत के, है ना, सांगपो से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है लास्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल की बात करते हैं तो साइना नेहवाल आपको बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। ठीक है, एकमात्र महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी जो कि इन्होंने जो है भारत के नाम रोशन किए थे। और टेनिस की बात करते हैं तो सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? आपको ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का जो हमारा 25 क्वेश्चन था, आप पूरा क्लास देखे होंगे तो काफी मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको नए नए चीज बताऊं और जोड़ के बताऊं ताकि आपको याद रहे और पढ़ने में मजा भी आवे। कम पढ़िए लेकिन ज्यादा नॉलेज लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 6 बजे आपके साथ। और इसको PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसका लिंक। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।